हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे और ठीक से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं जो इस सेमिनार के अंदर आपको आर्ट एंड साइंस ऑफ आंसर राइटिंग बताने वाला हूं, अगर आप सीपीएफ एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो तो। अब आर्ट एंड साइंस ऑफ आंसर राइटिंग आपने बहुत जगह से देखा होगा, समझा होगा, सीखा होगा। और वैसे भी स्टूडेंट कम्युनिटी के अंदर ही हमेशा एक एक बहुत क्यूरियस टॉपिक रहता है कि आंसर राइटिंग करनी कैसे है। और कुछ चीज़ें आप ऑलरेडी कैरी कर रहे होगे, कुछ नॉलेज आपको होगी कि भाई जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। मतलब स्टूडेंट्स के दिमाग में एक पहले ही आइडियलिज्म होता है कि व्हाट शुड बी द राइट एसे। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ होता है। एक वेल रिटन इंट्रोडक्शन होना चाहिए अगर हमें आंसर राइटिंग करनी है तो। और उसके बाद मेन बॉडी के अंदर डिफरेंट पैराग्राफ्स होने चाहिए फॉर द सेक ऑफ बैलेंस। बहुत सारे पैराग्राफ होने चाहिए, इश्यूज उसके डिस्कशन करने चाहिए, सॉल्यूशंस भी उसमें डिस्कशन कर लेंगे और केस स्टडीज भी डिस्कस कर लेंगे। फिर हमें लिखना है एक कंक्लूजन। सो दिस इज द आइडियलिज्म। आपके दिमाग में ये रहता है। कभी आपको ये लगता है कि उसके अंदर हम कोट भी यूज कर सकते हैं, कभी आपको लगता है एक एग्जांपल भी दे सकते हैं, डेटा भी डाल सकते हैं, कभी आपको लगता है कोट हटाओ, एनेक्डोट डालेंगे, स्टोरी ही डालेंगे इंट्रोडक्शन के अंदर। ये सारी चीजें क्या है आपके दिमाग के अंदर, ये एक आइडियलिज्म है। दूसरी चीज क्या होती है? रियलिज्म। कि भाई एग्जाम में आपको किस तरह की परेशानियां आती हैं, उस पे हम क्या करेंगे, बहुत बड़ा मैं बताऊंगा, काफी फैक्टर्स को इसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे कि एग्जैक्ट में एग्जाम के अंदर क्या चीजें आपको तंग करती हैं, उसके ऊपर हम एक डिफरेंट अप्रोच लेके आने वाले हैं। तो आइडियलिज्म वर्सेस रियलिज्म ऑफ आंसर राइटिंग विल ट्राई टू डिस्कस हेयर। बट फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस आंसर राइटिंग। ये क्या है? इट्स अ स्किल। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है? इट्स अ स्किल। तो आंसर राइटिंग प्लस स्पीकिंग दोनों क्या है? स्किल है। तो राइटिंग एंड स्पीकिंग क्या है? बोथ आर स्किल। अगर आपको लगता हो कि राइटिंग स्किल नहीं है, सब क्या है, माँ के पेट से पैदा होते हैं और उनको राइटिंग बहुत अच्छी आती है। कई बार डीएनए से ट्रांसफर हो जाता है कि आपके फादर किसी अच्छी चीज में है, आपकी मदर किसी, उनके अंदर कोई अच्छी क्वालिटी है, वो ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है, जीन्स के अंदर आ जाती है। आई वुड नॉट डिनाई इट। बट मेजरली सिंस राइटिंग एंड स्पीकिंग बोथ आर स्किल बेस्ड। और स्किल कैसे अच्छी हो सकती है? विद प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो राइटिंग प्लस स्पीकिंग बहुत अच्छी हो सकती है। एक एग्जांपल अगर आप ये लीजिए, तो पहले राइटिंग प्लस स्पीकिंग बोथ आर स्किल्स। और स्किल्स बेटर कैसे होती है? विद प्रैक्टिस। ऐसा तो नहीं है अगर कोई राइटिंग के अंदर बहुत अच्छा है वो स्पीकिंग के अंदर भी होगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर कोई स्पीकिंग के अंदर अच्छा है तो राइटिंग के अंदर अच्छा होगा, ऐसा तो नहीं है, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो दोनों के अंदर आपको इक्वलेंट टाइम देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी आपकी स्किल जो है विद प्रैक्टिस अच्छी हो सकती है। तो राइटिंग प्लस स्किल बोथ आर बिहेवियर बेस्ड। तो इट्स अ बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। उसके बाद हम देखते हैं अब ये चीज आपके एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये देखना भाई सीएपीएफ के लिए वाई राइटिंग प्लस स्पीकिंग बोथ आर इंपॉर्टेंट। क्योंकि सीएपीएफ में अगर मैं सीएपीएफ को डिवाइड करूं तीन पार्ट्स के अंदर, क्योंकि आपकी जो जर्नी है तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड करनी जरूरी है। रिटर्न पार्ट पहला रिटर्न पार्ट होता है, और रिटर्न पार्ट के अंदर इट इज द पेपर 1 प्लस पेपर 2। उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, फिर आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, राइट। और पेपर 1 इज इक्वलेंट टू 250 मार्क्स, और उसके बाद पेपर 2 इज इक्वलेंट टू 200 मार्क्स। तो 250 मार्क्स प्लस 200 मार्क्स ये आपका रिटन पार्ट का हो गया। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का कोई उसके अंदर कोई स्कोर एड ऑन नहीं होता, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। बट पर्सनालिटी टेस्ट इट इज ऑफ 150 मार्क्स, ये 150 मार्क्स का है। अब आपको समझना क्या है इसके अंदर वो देखिए। अब पेपर 2 क्या है? पेपर 2 इज आर्टिकुलेशन बेस्ड। किस तरह का आर्टिकुलेशन? आर्टिकुलेशन इन राइटिंग। सो पेपर 2 विच इज ऑफ 200 मार्क्स, इट डिपेंड्स अपॉन द स्किल कॉल्ड आर्टिकुलेशन इन राइटिंग। आपको लिखित में कोई भी टॉपिक को लिखना आना चाहिए, so that is called as articulation writing. But in personality test here a skill is required, that is articulation in speaking. तो articulation in speaking it is required. So both are skill, और दोनों स्किल कैसे बेहतर हो सकती है? It can improve over a period of time with practice. अब 200 नंबर का आपका पेपर 2 है, 150 मार्क्स का आपका पर्सनालिटी टेस्ट है। अगर मैं इसको परसेंटेज में डिवाइड करूं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मैं इसको परसेंटेज में डिवाइड करूं इट इज नियरली 33%। आपका जो पेपर 2 है 33% है, और 150% क्या हो गया आपका
सॉरी 150 मार्क्स इज इक्वल टू 25%। तो दोनों को अगर मैं ऐड ऑन करूं तो इट इज नियरली 58%, दैट इज नियरली टू 60%। तो 58 पॉइंट वैसे तो कुछ बनेगा 2%, बट आप इसको क्या लिख सकते हो 58%, इट इज नियरली 58%। तो आपका जो एग्जाम है वो 600 नंबर का है। 600 नंबर में से क्योंकि 350 नंबर आपके पेपर 2 प्लस पर्सनालिटी टेस्ट से आते हैं, सो इट इज इक्वल टू 350 मार्क्स आउट ऑफ 600। तो ये वाला एस्पेक्ट जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली स्किल आपको चाहिए। लेकिन पर्सनालिटी टेस्ट इज सो डायनेमिक एंड अनप्रेडिक्टेबल, आप जो है ज्यादा उस पर रिलाई नहीं कर सकते। व्हाट इज इन योर हैंड इज द आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग आपके हाथ में, हालांकि वो भी सब्जेक्टिव है, उसके ऊपर भी मैं डिस्कशन करूंगा कि पर्सनैलिटी टेस्ट तो है ही, सब्जेक्टिविटी तो उसके अंदर बहुत सारी है, डायनेमिक नेचर का है, प्लस पेपर 2 भी आपका उसके अंदर बहुत सारी सब्जेक्टिविटी है, विल डिस्कस इट। बट वो आपके हाथ में तो है, आप अच्छी प्रेजेंटेशन करके उसमें मार्क्स लेके तो आ सकते हो, लेकिन पर्सनैलिटी के अंदर भी आप परफॉर्मेंस देके आंसर मार्क्स लेके आ सकते हो, बट इट इज रियली रियली ट्रिकी। यू विल नेवर नो कि पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर क्या चीजें हो जाए, किस तरह से वो अनफोल्ड होगा, इंटरव्यू स्ट्रक्चर्ड होगा, अनस्ट्रक्चर्ड होगा, उस पर मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा। ऑल दोस हु आर गोइंग टू अपीयर इन 2024 इंटरव्यू, उसके लिए मैं एक डिफरेंट प्रोग्राम रन कर रहा हूं। लेकिन अभी मैं जो है आई एम बेसिकली हेयर टू डिस्कस आंसर राइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, रिटन पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इट इज पेपर 2 का आपका वेटेज क्या है सिलेक्शन के अंदर 33%। 33% आपका वेटेज अगर हम देखेंगे 600 में से 33% कम्स फ्रॉम द पेपर 2, 25% कम्स फ्रॉम द इंटरव्यू, प्लस बचा हुआ कितना हो गया, दैट इज नियरली 42%, वो आपका पेपर 1 से आता है। ओके, वहां पे आपको ना तो राइटिंग की स्किल चाहिए ना आर्टिकुलेशन की चाहिए, वहां पे आपको रिमेंबरेंस या फिर कॉन्सेप्ट इंटेलेक्चुअल काफी चीजें आपको चाहिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको चाहिए पेपर 1 के अंदर। यहाँ पे स्किल यू रिक्वायर्ड इज डिफरेंट, अ लिटिल बिट डिफरेंट। हालांकि प्रिपरेशन सेम होती है, पेपर 1 प्लस पेपर 2 की काफी चीजें आप पेपर 1 पेपर 2 में यूज कर सकते हो, बट इन अ मोर आर्टिकुलेशन के अंदर, मोर आर्टिकुलेटिव फैशन के अंदर। अब यहां पे हम समझते हैं भाई, इतना तो आपका समझ में आ गया। अब इंटरव्यू, सिंस इंटरव्यू जो कि इतना ट्रिकी है, ये रिटन पार्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ा देता है, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर कॉम्प्लेक्स बाय नेचर। अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं, क्या क्या चीजें जो हैं वो है अनप्रिडिक्टेबल है, यू नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इंटरव्यू इज वेरी ट्रिकी एंड सब्जेक्टिव। रीजन बीइंग, क्या है उसके अंदर ट्रिकी और सब्जेक्टिविटी, ये आपको जरूर जानना होगा। पहला, इंटरव्यू के अंदर द एग्जामिनर फर्स्ट ऑफ ऑल मे बी यू नेवर नो कि चेयरपर्सन कौन है, हु इज द चेयरपर्सन। और चेयरपर्सन कोई कम उम्र का तो होगा नहीं, दे मे हैव सम मेडिकल इशू, तो उनका उस टाइम पे मूड क्या है। सेकंड थिंग इज, आप वहां इंटरव्यू में जाने वाले या पहले पर्सन हो लास्ट पर्सन हो, यू वी नेवर नो कौन सा आपका नंबर पड़ेगा। फर्स्ट पर्सन और लास्ट पर्सन ये भी मैटर करता है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन के साथ इंटरव्यू डिफरेंट बिहेव करता है बोर्ड, लास्ट पर्सन के साथ डिफरेंटली बिहेव करता है। उसके साथ ही आपकी ड्रेस मैटर करती है, आपकी अपीयरेंस मैटर करती है, सो योर ड्रेस एंड अपीयरेंस ऑल्सो मैटर। उसके साथ ही मूड ऑफ द पैनल मेंबर ऑल्सो मैटर। उसके साथ ही आपसे पहले जो बंदा गया है, द पर्सन अपीयर्ड बिफोर यू, अगर उन्होंने बोर्ड का मूड किस हिसाब से मोल्ड किया है, अगर वो जोवियल किस्म का था, सीरियस किस्म का था, इनसिंसियर था, इनडिसिप्लिन था, तो कैसे उसने बोर्ड का मूड है वो अफेक्ट किया है, दैट इज ऑल्सो कंसर्न। सो पर्सन अपीयर्ड बिफोर यू कैन ऑल्सो चेंज द मूड ऑफ द इंटरव्यू पैनल, वो भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। सो ऑल दीज थिंग्स कैन अफेक्ट द साइकी ऑफ द पैनल मेंबर्स, ये सारी चीजें जो है कैन अफेक्ट द साइकी ऑफ पैनल मेंबर्स। अगर पैनल मेंबर्स की साइकी जो है अफेक्ट हो गई, एंड सिंस ऑल दिस थिंग्स आर नॉट योर हैंड, ये सारी चीजें आपके हाथ में तो है नहीं कि साइकी है जो पैनल मेंबर की वो अफेक्ट ना हो। कैन यू क्रिएट सर्टेन सिचुएशन? नो, यू कैन नॉट क्रिएट दैट सिचुएशन। तो आपके लिए इंटरव्यू इज अ डिफरेंट बॉल ऑल टुगेदर, दैट इज यू कैन नॉट कंट्रोल द इंटरव्यू, यू कैन लीड समवेयर, आप उसको लीड जरूर कर सकते हो, उसके लिए मैं डिनाई नहीं करूंगा। अब हम आते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज पे, दैट इज कि रिटन पार्ट की इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ जाती है, और कई बार जो है रिटन पार्ट में लोग गलतियां क्या करते हैं, थोड़ा उसके बारे में सीख लेते हैं। तो कमिंग टू द रिटन पार्ट स्पेसिफिकली विल डील पेपर 2, क्योंकि पेपर 2 के अंदर सब्जेक्टिविटी है, पेपर 1 के अंदर सब्जेक्टिविटी नहीं है, इतना आपको पता होगा। इट इज ओनली द रिटन पार्ट वेयर सब्जेक्टिविटी कम्स, बट इन पेपर 1 सब्जेक्टिविटी डज नॉट कम, वहां पे आपका ऑब्जेक्टिविटी चेक की जाती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, तो हियर द पेपर 1 का जो नेचर है वो ऑब्जेक्टिव नेचर है,
सो पेपर 1 मोर ऑफ ऑब्जेक्टिव नेचर, बट पेपर 2 अगर आप देखोगे इट इज मोर ऑफ अ सब्जेक्टिव नेचर। और सब्जेक्टिव नेचर जो है, ये सब्जेक्टिव नेचर और भी सब्जेक्टिविटी की तरफ चला जाता है, क्यों, उसके बारे में मैं डिस्कशन करना चाहूंगा। बिकॉज 2-3 चीजें इसके अंदर हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपकी ऑडियंस है वो कौन है, चलो इसको हम पहले इस हिसाब से नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक चीज आपको जो जरूर समझनी चाहिए वो ये है कि अगर आपका रिटन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इफ यू आर गुड इन रिटन, आप जो इंटरव्यू की इंपॉर्टेंस को रिडंडेंट कर सकते हो टू सम एक्सटेंट, क्योंकि कलेक्टिवली 250 मार्क्स ऑफ पेपर 1 प्लस 200 मार्क्स ऑफ पेपर 2, कलेक्टिवली इट इज नियरली 450 मार्क्स। ये 450 मार्क्स का है आपका इंटरव्यू, इट इज नियरली 150 मार्क्स, 150 मार्क्स का ही है, तो कलेक्टिवली 450 मार्क्स। इफ यू गेट अ गुड स्कोर इन पेपर 1 प्लस पेपर 2 कंबाइंड, यू कैन रिड्यूस योर डिपेंडेंस ऑन इंटरव्यू। तो वहां पे रिडंडेंट हो जाता है इंटरव्यू, एंड द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जो सीएपीएफ में सिलेक्ट होते हैं, सिविल सर्विस में सिलेक्ट होते हैं, दे नो दिस कि अगर इंटरव्यू को, पर्सनालिटी टेस्ट को उनको रिडंडेंट करना है तो दे कैन मैक्सिमम डू द मैक्सिमम फोकस ऑन पेपर 1 प्लस पेपर 2, वो मैक्सिमम फोकस इसमें कर सकते हैं। बट पेपर 1 को तो आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके लिए एक डिफरेंट स्ट्रेटजी में लेके आऊंगा, लेकिन हियर आई विल डिस्कस ओनली द पेपर 2 पार्ट। इसके अंदर क्या सब्जेक्टिविटी है। पहली बात भाई, यू आर इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ योर आंसर राइटिंग स्किल। आपकी आर्टिकुलेशन पावर इसके अंदर ठीक की जाती है, चेक की जाती है। सो इफ यू आर गुड विद राइटिंग, अगर आपकी राइटिंग ठीक ठाक है, आर्टिकुलेशन अगर आपकी बेहतर है, ओके, मतलब आपके दिमाग में जो कंटेंट है क्या वो अच्छे से आप वहां पे उतार पा रहे हो, तो यू विल गेट अ गुड मार्क्स। सो इफ यू आर गुड इन राइटिंग यू विल गेट अ गुड मार्क्स, इफ यू आर गुड इन आर्टिकुलेशन यू गेट अ गुड मार्क्स, ओके, बिकॉज यू विल बी इवैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन योर कॉपी ओनली। आपकी एक कॉपी जो है, बुकलेट जिसको हम बोलते हैं, वो यूपीएससी कमीशन उसको रिसीव करेगी। यूपीएससी कमीशन उसको रिसीव करने के बाद क्या करेगी, उसको इवेल्युएट करेगी। क्या इवेल्युएटर को पता है कि व्हाट इज योर जेंडर? ना तो एग्जामिनर को आपका जेंडर पता है, ना तो एग्जामिनर को आपका रिलीजन पता है, ना ही एग्जामिनर को ये पता है कि आपकी हार्डशिप क्या रही है। क्या आपने अपने मतलब पूरी प्रॉपर्टी बेच के आपके फादर ने आपके लिए ये सारा कुछ कोशिश की है कि आप ऑफिसर बन जाओ, आपको पढ़ाई अच्छी कराई है। सो ही इज नॉट अवेयर अबाउट योर हार्डशिप। और क्या क्या चीजें नहीं पता इंटरव्यूअर को, कि आपने कितनी स्ट्रगल की है, आप कहाँ से आते हो, आपकी होम स्टेट क्या है, योर ओरिजिन इज व्हाट, ये सारी चीजें जो है एग्जामिनर अवेयर नहीं है। एग्जामिनर के पास क्या है, सिर्फ आपकी बुकलेट है, और बुकलेट में आपने क्या किया है, आपने आर्टिकुलेशन किया है, प्रेजेंटेशन की है। इफ यू हैव डन द आर्टिकुलेशन इन अ वेरी गुड वे, चांसेस आर यू विल गेट सर्टेन मार्क्स। आपको उसके ऊपर क्या मिलेंगे, यू विल गेट सम मार्क्स। अब जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो सब्जेक्टिव है कि कितने आपको मार्क्स मिलेंगे, कैसी चेकिंग हो रही है, उसके अंदर भी बहुत सारी सब्जेक्टिविटी है माय डियर। उसके अंदर भी पेपर 2 के अंदर देयर आर लॉट ऑफ सब्जेक्टिविटी व्हिच आई विल डिस्कस इन फ्यूचर व्हेन आई विल कम टू द रियलिज्म एंड आइडियलिज्म ऑफ आंसर राइटिंग। उसके अंदर भी सब्जेक्टिविटी है कि जब आपको मार्क्स जब एग्जामिनर देगा, अब उसके अंदर सब्जेक्टिविटी क्या है कि आपसे पहले जो जिसकी कॉपी चेक हुई है, उस कॉपी के अंदर किस तरह का आंसर था, क्या वो आंसर आपकी कॉपी से बेहतर था या फिर आपकी कॉपी से थोड़ा कम था। तो देर इज अ साइकी जनरली, अगर आप एक कॉपी पहले चेक करते हो और वो कॉपी अच्छी लिखी गई है एंड यू थिंक, आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा लिखा था एग्जाम के अंदर, और यू गेट वेरी लेस मार्क्स। ऐसे मेरे पास मैसेज आए हैं, सर मैंने बहुत अच्छा लिखा था, लास्ट ईयर से स्कोर मेरा डिक्रीज हुआ है। तो उसका ये कारण हो सकता है, शायद आपसे पहले जिसकी कॉपी रही हो, मे भी रिलेटिवली उन्होंने आपसे बेहतर लिखा हो, तो उसकी साइकी पे, एग्जामिनर की साइकी पे थोड़ा इंपैक्ट पड़ गया हो। उनको लगता हो कि इस एग्जामिनर ने इतना बेहतर, इस पर्टिकुलर कैंडिडेट ने इतना बेहतर नहीं लिखा है, पहले वाले ने बेहतर लिखा है। सो सब्जेक्टिविटी वहां भी आती है, कुछ मार्क्स आपके हेयर एंड देयर रिड्यूस एंड इंक्रीज हो सकते हैं, चांसेस इज दिस। तो इतना आपको समझ में आ गया कि पेपर 2 इज ऑल्सो सब्जेक्टिव एंड पर्सनैलिटी टेस्ट इज ऑल्सो सब्जेक्टिव। लेकिन गाइडलाइंस ये है कि इनको जितना ज्यादा ऑब्जेक्टिव रखा जाए उतना बेहतर है, बट सब्जेक्टिविटीज आर इन्वॉल्व इन दिस, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट यू टू अंडरस्टैंड। नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो आंसर राइटिंग हम करते हैं,
वट एवर वी डू इन आंसर राइटिंग, सपोज अब आंसर राइटिंग के अंदर दो चीजें हैं। एक जो हमेशा स्टूडेंट एक्सपेक्ट करता है, स्टूडेंट बहुत सारी चीजें क्या करता है, एक्सपेक्ट करता है। सपोज एक होता है उसको जो भी उसकी एक्सपेक्टेशन है उसको हम आइडियलिज्म बोलेंगे। सेकंड थिंग इज रियलिज्म। असल में एग्जाम के अंदर चैलेंजेस क्या हैं, लेकिन यू गाइज आर नॉट अवेयर अबाउट इट। अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप रिपीटर हो, तो तब भी कई बार आप रियलिटी नहीं समझ पाते, बार बार आप वही गलतियां करते हो। तो आइडियलिज्म के ऊपर बात करते हैं। अगर आप आंसर राइटिंग करते हो, ऐसे राइटिंग करते हो इन कंट्रोल्ड कंडीशन, तो आपको लगता है कि सर मेरी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कई बार स्टूडेंट्स जो हैं वो बोलते हैं कि आंसर राइटिंग तब अच्छी कहलाएगी जब हम जो है अच्छी वोकैबुलरी का यूज कर पाएंगे। सो योर वोकैबुलरी शुड बी गुड, गुड वोकैबुलरी होनी चाहिए। दूसरी चीज वो सोचते हैं कि सर कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, देयर मस्ट बी इंप्रेसिव कंटेंट, दैट इज आल्सो एक्सपेक्टेड बाय स्टूडेंट्स, ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है। अब इंप्रेसिव कंटेंट क्या हो सकता है कि उसके अंदर एनालिसिस भी हो, कि आपने डीप एनालिसिस किया उसका किसी भी चीज का। सपोज दे मस्ट बी अ डीप एनालिसिस। उसके बाद क्या होना चाहिए, डेप्थ ऑफ नॉलेज भी होनी चाहिए उसके अंदर। ओके, केस स्टडीज वगैरह भी आपने उसके अंदर डाली हो, और उसके साथ ही आपने एनेक्डोट भी यूज किया हो, तो ये भी सर इंप्रेसिव लगेगा। बिकॉज ऑल दिस थिंग्स अगर आप इसमें यूज करते हो एग्जाम में इसको, तो इंप्रेसिव तो लगेगा, नो डाउट। और आप सोचते हो कि एग्जाम्पल्स भी यूज कर ले, एनेक्डोट भी यूज कर ले, एनालिसिस भी दे दे, उसके अंदर कोई स्टोरी भी लिख दे। ओके, और उसके साथ कोई हम रेलिवेंट कंटेंट भी लिख दे, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आप चाहते हो कि सर उसके अंदर रेलिवेंट कंटेंट भी हो, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें क्या है, आप आइडियलाइज करते हो। आप सोचते हो कि सर उसके अंदर कोहेरेंस भी होना चाहिए, फ्लो भी होना चाहिए। कोहेरेंस का मतलब क्या होता है कि सारा जो कंटेंट है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ओके, वो जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करके एंड तक जाना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज कोहेरेंस। सो फ्लो इन वन डायरेक्शन, उसको हम कोहेरेंस बोलते हैं। और जनरली फ्लो जैसे हम देखते हैं कि एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में स्विच करने को हम फ्लो बोलते हैं। बट स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रो, गोइंग टू द बॉडी, देन गोइंग टू द कंक्लूजन इज कॉल्ड एज कोहेरेंस। अगर एक डायरेक्शन में आपका ऐसे जो है फ्लो हो रहा है, ये भी आप एक्सपेक्ट करते हो कि ऐसा होना चाहिए। कितना हो पाता है उसके बारे में अलग डिस्कस करेंगे। अभी और देखते हैं और क्या क्या सोचते हो आप, कि देयर मस्ट बी सम पिक्चर्स, उसके अंदर हम डाल सकते हैं, कुछ डायग्राम बना सकते हैं, कुछ बार बना सकते हैं, कुछ भी जो आप चाहते हो कि एक्स वाई जेड चीज उसके अंदर हम डाल सकते हैं, कुछ स्कीमेटिक डायग्राम हम बना सकते हैं। ये सारी चीजें आप चाहते हो सर उसके अंदर होनी चाहिए। ओके, लेकिन एस्पिरेंट्स भूल क्या रहे हैं, कॉन्स्ट्रेंट इन द एग्जाम। भाई रियलिटी क्या है एग्जाम की, एग्जाम की रियलिटी है क्या, कि 3 घंटे के अंदर आपको क्या क्या काम करना है। 3 घंटे के अंदर आपको नियरली 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उसके ऊपर मैं आऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको जानना होगा कि आप सोचते क्या हो, कि आइडियल आंसर शुड बी लुकिंग लाइक दिस, दे मस्ट बी सम डायग्राम्स, दे मस्ट बी सम स्कीमेटिक फ्लो चार्ट, दे मस्ट बी सम कोहेरेंस, दे मस्ट बी सम रेलिवेंट कंटेंट, स्टोरी होनी चाहिए, एग्जांपल्स होना चाहिए, एनेक्डोट होना चाहिए, डेप्थ ऑफ नॉलेज उसके अंदर दिखनी चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए, ओके, और गुड वोकैबुलरी होनी चाहिए, बहुत अच्छी धांसू जिसको हम बोलते हैं। लेकिन आप लोग भूल रहे हो यहाँ पे, यू आर नॉट हेयर टू राइट पोइट्री, यू आर नॉट हेयर टू राइट अ रिसर्च पेपर, ओके, यू आर नॉट राइटिंग फॉर द चिल्ड्रन। आपकी जो ऑडियंस है वो डिफाइंड है। ऑडियंस मतलब इवेल्युएटर, आपको पता है इवेल्युएटर कौन है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट वो कोई ना कोई एकेडमिक बैकग्राउंड से, एटलीस्ट ही कम्स फ्रॉम एन एकेडमिक बैकग्राउंड। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी उठा के ले लिया, ही मस्ट हैव एन एकेडमिक बैकग्राउंड, तभी तो वो क्वेश्चन चेक कर रहा होगा। तो ऑडियंस इज डिफाइंड, प्लस कई बार बच्चों को लगता है कि उनका जो पेपर का एनालिसिस होगा, इट इज मेनली डिपेंड अपॉन द क्रिएटिविटी। उसके अंदर जितनी क्रिएटिविटी आप डालोगे उसके ऊपर क्या होता है, आपका ऐसे इवेलुएट होता है। बट योर पर्टिकुलर ऐसे इज नॉट ओनली जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएटिविटी अलोन, उस क्रिएटिविटी पे सिर्फ डिपेंड नहीं करता है। अब हम आते हैं भाई, व्हाट आर द कॉन्स्ट्रेंट, रियलिज्म क्या है। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कॉन्स्ट्रेंट क्या है, व्हाट आर द कॉन्स्ट्रेंट यू फेस्ड। जब भी आप एग्जाम के अंदर लिखते हो तो कौन कौन से कॉन्स्ट्रेंट आप लोग जो है महसूस करते हो। पहला कॉन्स्ट्रेंट हो सकता है मे बी कंटेंट, आपको लगता हो सर कंटेंट इज अ कॉन्स्ट्रेंट फॉर मी, नहीं आता, याद नहीं आता, लैक ऑफ कंटेंट है, लास्ट टाइम तक आपको लगता है सर कंटेंट नहीं था इसलिए कोई ऐसे छोड़ दिया। दूसरा कॉन्स्टेंट जब आप एग्जाम में फील करोगे, दैट इज टाइम। 3 घंटे आपको मिलते हैं,
3 घंटे में आपको क्या क्या लिखना पड़ता है? 4 ऐसे, 2 आर्ग्यूमेंट, 2 रिपोर्ट, 1 प्रेस से, 1 कॉम्प्रिहेंशन और 1 25 मार्क्स का आपको ग्रामर कंप्लीट करना पड़ता है इन 3 आवर्स। थर्ड थिंग इज मटीरियल, बुकलेट, पेजेस। सो मटेरियल जो है, आपको जो बुकलेट मिलेगी, बुकलेट आप ज्यादा नहीं ले सकते, इट इज डिफाइंड, जितने पेज एक ऐसे के लिए होंगे उतने ही पेज आपको यूज करने हैं, राइट? तो ये भी क्या है? कॉन्स्ट्रेंट है। कई बार आप सोचते हो सर मेरे पास इतनी सारी नॉलेज थी, मैं उससे ज्यादा लिखना चाहता था लेकिन लिख नहीं पाओगे, दैट इज ऑल्सो ए कॉन्स्ट्रेंट। फोर्थ थिंग इज ऑडियंस। ऑडियंस इज समथिंग जो आपका इवेल्युएट करेगा आंसर को। वो कौन है? इट इज सैड दैट बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो कोई एकेडमिक बैकग्राउंड से है एटलीस्ट। ऐसा नहीं है कि आप किसी के लिए भी लिख रहे हो, दिस इज अ कॉन्स्ट्रेंट। ऐसा नहीं आप बच्चों के लिए लिख रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप बूढ़ों के लिए लिख रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप यंगस्टर्स के लिए लिख रहे हो। इट इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड यू आर राइटिंग फॉर सर्टेन पर्पस दैट योर essay would be evaluated by any particular evaluator on the basis of your on the basis of your creativity and on the basis of the content you have written. तो आपकी ऑडियंस फिक्स है, ऑडियंस हैज सम सॉर्ट ऑफ एकेडमिक बैकग्राउंड। तो आपको पता हो गया आपको टारगेट किसको करना है। तो ऑडियंस की समझ में आ गया कि एकेडमिक बैकग्राउंड उनका होगा, इतना आपको चलो समझ में आ गया। अब आपको ये देखना है कि कौन सी चीज आपको रोक रही है एक अच्छा आंसर लिखने से। आपको थोड़ा सा सेल्फ डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी है। तो कौन सी चीजें आपको ये सारी चीजें करने से रोक रही है? एक डायग्राम बनाने से, एक बहुत अच्छा आंसर लिखने से, कंक्लूजन बेहतर लिखने से, इंट्रोडक्शन बेहतर लिखने से, कौन सी चीजें आपको रोक रही है? तो आपको एक सेल्फ डायग्नोसिस भी करना होगा। जब तक आप सेल्फ डायग्नोज नहीं करोगे, जब तक आप अपनी कमियां नहीं पहचानोगे, तब तक नहीं होगा। पहला हो सकता है कि सर कंटेंट नहीं मिल रहा मुझे, दैट मे बी अ केस, मैं इसको डिनाई नहीं करूंगा, ओके, दैट मे बी अ केस इफ यू थिंक दैट कंटेंट इज एन इशू फॉर यू, ओके, दैट इज व्हाई यू आर नॉट स्कोरिंग गुड, कि कंटेंट नहीं है मेरा, इसीलिए मैं अच्छा स्कोर नहीं कर रहा हूं, ओके। दूसरी चीज आपको ये दिमाग में लानी है कि जो कंटेंट है, जरूरी नहीं है आपके पास कंटेंट की कमी हो। रीजन उसके पीछे ये हो सकता है कि आप कॉन्टेक्स्ट नहीं पकड़ पाए। जिस कॉन्टेक्स्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, शायद वो उसकी नीड आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। सो आप जो है उसकी नीड को जस्टिफाई नहीं कर पाए, दैट मे बी अ रीजन फॉर दैट नॉट गेटिंग गुड मार्क्स, नॉट गेटिंग गुड मार्क्स। तो ये रीजन हो सकता है, दैट माइट बी अ रीजन, अगर आप सेल्फ डायग्नोसिस करते हो, ओके। अब इसके बाद हमें ये देखना है भाई एक्सपेक्टेशंस क्या है आइडियल आंसर की। अभी तक हमने क्या देखा है, पहले ये समझ लो आप, वट एवर वी हैव डन सो फार, अभी तक हमने सिर्फ ये देखा है कि पेपर 1, पेपर 2 एंड इंटरव्यू की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। देन वी गेट टू नो दैट आंसर राइटिंग के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, आइडियलिज्म और रियलिज्म। आइडियलिज्म का मतलब है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं हमेशा, अच्छी वोकैबुलरी, कंटेंट बहुत इंप्रेसिव होना चाहिए, ये सारी चीजें। दूसरी चीजें जो हमने देखी कि कुछ कॉन्स्ट्रेंट भी आते हैं जब हम एग्जाम में अपीयर होते हैं, ओके। अब हम ये देख रहे हैं कि भाई एक आइडियल आंसर से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट। और ये गलत नहीं है, अगर आप कोई आइडियल आंसर से इफ यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, दैट इज नॉट अ बैड थिंग। सो व्हाट एन आइडियल आंसर लुक लाइक, कैसा दिखेगा आपका आइडियल आंसर, व्हाट शुड बी योर आइडियल आंसर लुक लाइक। एक तो चीज ये, तो आपकी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर आइडियल आंसर। पहली चीज आपको लगता होगा सर रेलिवेंस तो होना चाहिए, कंटेंट शुड बी रेलिवेंट। सो पहली चीज है रेलिवेंट कंटेंट होना चाहिए, फर्स्ट थिंग इज दिस, दैट इज योर एक्सपेक्टेशन, ओके। सेकंड थिंग हो सकता है बैलेंस होना चाहिए, सर कंटेंट शुड बी बैलेंस, नो डाउट अबाउट इट, कंटेंट बहुत बैलेंस होना चाहिए। थर्ड थिंग यू माइट बी थिंकिंग अबाउट कि थर्ड थिंग क्या हो सकती है सर, सपोर्ट होना चाहिए, कि कोई भी आर्ग्यूमेंट को हम सपोर्ट करें किसी से। सपोर्ट किस किस चीज से कर सकते हो, कोई एग्जांपल से कर सकते हो, ठीक है। तो यू माइट बी सपोर्टिंग योर ऐसे, तो यू शुड हैव अ गुड सपोर्ट और सब्सटेंशिएशन जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में। तो सब्सटेंशिएशन इज द राइट वर्ड। उसके बाद लैंग्वेज शुड बी गुड। उसके बाद आप सोचते हो कि प्रेजेंटेशन भी बढ़िया होनी चाहिए। और ये है क्या, अभी आप भूल मत जाना, व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि
कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस, व्हाट आर द अजम्पशंस इन योर माइंड व्हाइल राइटिंग एन गुड आंसर। ये सारी चीजें आपके दिमाग में, आप सोचते हो सर रेलिवेंट कंटेंट, बुराई नहीं है रेलिवेंट कंटेंट, अगर आप सोचते हो दिमाग के अंदर कि आई शुड राइट अ रेलिवेंट कंटेंट, दैट इज नॉट अ बैड थिंग। यू थिंक देयर शुड बी अ बैलेंस्ड आंसर, यू थिंक देयर शुड बी अ सब्सटेंशिएशन टू द आंसर, कि मैं उनको सपोर्ट करने के लिए क्या होने चाहिए, मेरे पास एग्जाम्पल होनी चाहिए, मेरे पास केस स्टडी होनी चाहिए, मेरे पास कोई रियल लाइफ इंसिडेंट होना चाहिए, नॉट अ बैड थिंग। लैंग्वेज शुड बी वेरी गुड, ठीक है, फ्लो होना चाहिए लैंग्वेज के अंदर, फ्लावरी लैंग्वेज होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन ऑल्सो गुड, प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए, लड़कियां बहुत अच्छा प्रेजेंट करती हैं, तो आप सोचते हो कि सर मेरी राइटिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा करूं, ये सारी चीजें क्या है आपकी एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है, दीज आर योर एक्सपेक्टेशन, एंड इसके अंदर कोई बुराई नहीं है भाई, इसके अंदर कोई बुराई नहीं है। अभी अभी हम क्या कर रहे हैं, अब रेलिवेंट कंटेंट से कई बार आप क्या समझते हो, ये भी आपको देखना जरूरी है, ठीक है। रेलिवेंट कंटेंट इज नॉट ओनली लिमिटेड के बस रेलिवेंट होना चाहिए, अब रेलिवेंट कंटेंट के अंदर क्या क्या होगा ये आपको देखना है, कि रेलिवेंट कंटेंट के अंदर कि कंटेंट, सपोज आपका टॉपिक अगर मैं बताऊं, सपोज वी टेक अ टॉपिक दैट इज इन्फिल्ट्रेशन इज अ थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, इन्फ्लिटेटर्स आर अ थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, ये आपको टॉपिक दिया जाता है, तो इसके रेलिवेंट आप क्या लिखोगे, क्या इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर क्या आप सिंगुलर डायमेंशन देके भी काम चला सकते हो, और इधर यू कैन ब्रिंग अ मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट, क्या एग्जामिनर्स ने आपसे इसके अंदर सॉल्यूशन पूछा है, क्योंकि क्वेश्चन तो इज जस्ट इन्फ्लिटेटर्स आर अ थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, दिस इज द क्वेश्चन, और आप इसमें लिखना क्या चाह रहे हो, सर मैं सॉल्यूशन भी लिखना चाह रहा हूँ, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेलिवेंट है टू सम एक्सटेंट, बट द क्वेश्चन इज अबाउट इन्फ्लिटेटर्स आर अ थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, दिस इज द क्वेश्चन। तो इसके अंदर आपको अब ये डिसाइड करना भाई माय डियर, कि जो जो टॉपिक है, अब ये जो टॉपिक है इसके अंदर जो हम जो डालेंगे, जो भी डायमेंशन में डालने वाले हैं, वो डायमेंशन सिंगल होगी या फिर मल्टी फेसेटेड होगी, व्हाट काइंड ऑफ डायमेंशन वी विल बी इंक्लूडिंग। तो रेलिवेंट कंटेंट के अंदर आपको ये दिमाग में आना चाहिए, रेलिवेंट कंटेंट के अंदर आना चाहिए कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन डिमांड मस्ट बी फुलफिल्ड, डिमांड मस्ट बी, जस्ट अ सेकंड, मस्ट बी फुलफिल्ड, डिमांड जो है वो फुलफिल होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। अब बैलेंस जो है, देखो बैलेंस वर्ड यहाँ पे है ना थोड़ा मिसनोमर है, आपको बैलेंस से लगता होगा कि सर 50-50 होना चाहिए, 50 पॉजिटिव लिखेंगे 50 नेगेटिव लिखेंगे, 50 हम प्रॉब्लम्स गिनवाएंगे इश्यू गिनवाएंगे, 50% हम क्या कर देंगे सॉल्यूशन लिख देंगे, दैट इज कॉल्ड एज बैलेंस। लेकिन बैलेंस ये नहीं होता, बैलेंस का मतलब होता है अप्रोप्रिएट कंटेंट, अप्रोप्रिएट कंटेंट का मतलब क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज बैलेंस, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई जो क्वेश्चन डिजर्व करता है, वो क्वेश्चन जो डिजर्व कर रहा है क्या आपने वो लिखा है या नहीं लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप सोच रहे हो कि सच एज टेकन क्वेश्चन दैट इन्फिल्ट्रेटर्स आर ए थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, अगर मैं उसमें ये लिखना चाहूँ कि भाई 50% आई विल राइट ऑन द सॉल्यूशन पार्ट, कि इन्फिल्ट्रेशन को मैं रोक कैसे सकता हूँ, अगर मैं ऐसे सोचूं, पहले मैं 50% तो बोलूंगा शुरुआत के अंदर कि इन्फिल्ट्रेटर्स आर ए थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, दे विल सपोर्ट द मिलिटेंसी, दे मे डू सम टेररिस्ट एक्ट्स, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ऐसा 50% तक मैं लिख दूँ, 50% मैं लिखूँ, फिर हमें इनको रोकना कैसे है, comprehensive integrated border management system QRT would be established. We can take an example of technology, smart fencing, drones, QRT teams, quick reaction teams will deploy there. There would be a diplomatic solution to that problem. That is a solution part. लेकिन does the question require that कि आप इतना ज्यादा solution दो इसमें, और does the question require कि how infiltrators are a threat to India's internal security, क्या ये demand है इसकी? I need to close the camera because it is lagging. अच्छा, तो क्या रिक्वायरमेंट क्या है उसकी, तो मेरे हिसाब से द 80% ऑफ द कंटेंट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन शुड बी, यू शुड बी डीलिंग विद हाउ इन्फिल्ट्रेशन इज अ थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। आपको बताना पड़ेगा दैट if there is some infiltration there may be some issues like terrorism, there may be attack like 26/11, there may be attack like Pulwama attack, there may be attack like यूरी बेस अटैक, नागोरोटा बेस अटैक, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें आप इसमें लिख सकते हो, पठानकोट बेस अटैक, राइट, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स यू कैन को रिलेट विद जो कि इन्फिल्ट्रेटर्स ने की है, ऐसा आप 80% कंटेंट तक लिख सकते हो। टारगेटिंग ऑफ सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस, all those things can be written in the 80% part. In 20% part you can go out of the solution, जहां पे आप मेंशन कर सकते हो कि भाई 20% हम लिख सकते हैं कि हाउ वी कैन स्टॉप दिस इन्फिल्ट्रेशन, लेकिन एग्जामिनर ने पूछा नहीं है,
क्या एग्जामिनर ने पूछा है कि आप सॉल्यूशन लिखो? इसमें नहीं पूछा. Here you can also go out of this particular, out of the way to write the solution, to make it a balance, to appear it a balance. तो यहाँ पे आपको 80-20 लिखना पड़ेगा. यहाँ पे बैलेंस का मतलब सिर्फ कभी भी 50-50 से नहीं है. उसके बाद आते हैं हम, विल कम टू द सपोर्ट और सब्सटैंशिएशन. कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं? मैनी ऑफ द टाइम यू विल थिंक कि इसके अंदर सर हम कोड से सपोर्ट कर सकते हैं किसी आर्गुमेंट को. कभी आप सोचते हो सर डेटा पॉइंट भी लिख सकते हैं इसके अंदर, देयर इज नो बैड थिंग. कभी आप सोचते हो सर हम ग्राफ भी बना सकते हैं, नॉट एन इश्यू. कभी आप सोचते हो सर रियल इंसिडेंट भी लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, केस स्टडी भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. लेकिन दीज आर कॉल्ड एज आइडियलिज्म. ये कभी भी बुरी चीज नहीं है. हालांकि आप आइडियल आंसर शुड बी लुकिंग लाइक दिस, जिसमें आप कोट यूज करें, डेटा पॉइंट यूज करें, ग्राफ यूज करें, रियल इंसिडेंट यूज करें, केस स्टडी यूज करें. ये आइडियल आंसर है, आइडियल एक्सपेक्टेशंस है, बहुत बढ़िया है. अब हम आते हैं लैंग्वेज के ऊपर. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ लैंग्वेज. लैंग्वेज में आप देखिए कैसी लैंग्वेज आप एक्सपेक्ट करते हो. अब लैंग्वेज शुड बी, यू थिंक कि लूसिड हो और इजी हो. दीज आर द आइडियल एक्सपेक्टेशन ऑफ अ गुड ऐसे. क्योंकि लैंग्वेज हमेशा इजी रहनी चाहिए. एग्जामिनर के लिए वो ट्रबलसम नहीं होनी चाहिए. उनको ये नहीं लगना चाहिए यार लैंग्वेज इज टू फ्लावरी, लैंग्वेज इज सो कॉम्प्लिकेटेड, उसका मीनिंग बनाने में बहुत मुश्किल हो रही है, तो आपके लिए वो बैकफायर करेगा. सो आइडियल एक्सपेक्टेशन इज लैंग्वेज मस्ट बी लूसिड एंड इजी. एंड देयर आर आल्सो सर्टेन एक्सपेक्टेशन कि ईच सब्जेक्ट हैज इट्स ओन वोकैबुलरी. हर एक सब्जेक्ट की उसकी खुद की वोकैब होती है. अगर आप इंटरनल सिक्योरिटी की बात करोगे तो there you will write certain aspect, that is emerging threats. There you will write infiltration. There you would be write two front war, collision between India and Pakistan. Okay, sorry, collision between China and Pakistan. There you will write radicalization. These kind of words you will write: fundamentalism, radicalism, separatism, terrorism, Naxalism. Okay, to multi-pronged strategy we will utilize to particularly target this kind of things in Jammu and Kashmir. Targeted militancy, homegrown militancy. तो ऐसे words आप use करोगे so that ये लगे भाई कि ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वोकैबुलरी आप यूज करके यू आर डिस्टिंग्विशिंग कि ये ऐसे उससे बिलोंग करता है. दैट इज अ वेरी गुड थिंग. तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट हैज इट्स ओन वोकैबुलरी, तो आप वो वोकैबुलरी जो है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आप यूज करते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन यूज दोस वोकैब फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस आर द, अगेन आई विल टेल यू, दिस आर द आइडियल एक्सपेक्टेशंस जो कि आप एक्सपेक्ट करते हो. अब प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द प्रेजेंटेशन? ठीक है, प्रेजेंटेशन को हम थोड़ा स्टडी कर लेते हैं. व्हाट शुड बी द प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन में आपकी क्या एक्सपेक्टेशन रहती है? अब प्रेजेंटेशन में यू थिंक, ओके, यू ऑलवेज थिंक दैट कि उसके अंदर कोई ना कोई डायग्राम्स होना चाहिए, कोई ना कोई स्मार्ट आर्ट होनी चाहिए. ठीक है, स्मार्ट आर्ट होनी चाहिए, डायग्राम्स होना चाहिए, पाई चार्ट्स होने चाहिए, हब एंड स्पोक मॉडल यूज कर सकते हो, टाइमलाइन यूज कर सकते हो, टेबल्स यूज कर सकते हो, स्कीमेटिक यूज कर सकते हो to bring value addition. Understand the word value addition. अगर ये सारी चीजें यूज करने से आप ऐसे के अंदर वैल्यू एडिशन लेके आ रहे हो, दैट इज गुड. बट अगर आप ये चीजें यूज करके आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो कंटेंट को, अगर आप कंटेंट जो ज्यादा कंटेंट है, अगर आप सोचते हो मैं पिक्टोरियल उसके अंदर डाल के उसको कंप्रेस कर सकता हूं, या फिर कंटेंट को लिखने की बजाय मैं इसमें डाल देता हूं, वो ठीक नहीं है. दैट इज नॉट अ गुड थिंग. Unless and until there are so many things, there are so many complexities, it would be very difficult for you to make the examiner understand through the use of paragraphs. तब आप जा सकते हो this smart art की तरफ. ठीक है, to bring more value addition in this. तो ये क्या थी अभी तक हमारी? These are all called as ideal expectations. ये हमारी क्या थी? Ideal expectations थी. अब हम किस तरफ जाएंगे? We'll try to come or we'll try to understand कि रियलिज्म क्या है आंसर राइटिंग, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, नाउ विल ट्राई टू डिकोड द रियलिज्म ऑफ आंसर राइटिंग. नाउ रियलिज्म ऑफ आंसर राइटिंग, असल में आपको क्या क्या मुसीबतें आती हैं एक पर्टिकुलर टेस्ट अटेम्प्ट करते हुए, इसके ऊपर हम बात कर ले क्या थोड़ी, क्योंकि इट इज रियली इंपॉर्टेंट. पहले फैक्टर की बात करें जो कि रियलिज्म ऑफ आंसर राइटिंग है, दैट इज द टाइम कॉन्स्टेंट. डू हैव द टाइम कॉन्स्टेंट? एग्जैक्टली यू हैव. 3 घंटे हैं आपके पास. 3 घंटे में आपको क्या क्या करना है बता देता हूं. 3 घंटे में आपको करना क्या है? यू विल गेट एन ऑप्शन ऑफ राइटिंग 4 ऐसे आउट ऑफ 6. तो 6 में से आपको 4 ऐसे लिखनी है, एंड एवरी ऐसे इज ऑफ 300 मार्क्स. तो 300 वर्ड्स, एंड 300 वर्ड्स मल्टीप्लाइड बाय 4, दैट इज इक्वलेंट टू 1200 वर्ड्स. दैट इज देयर. सेकेंड थिंग इज, ये हो गया आपका ऐसे वाला पार्ट. उसके बाद आपको लिखना पड़ता है आर्ग्यूमेंट राइटिंग. तो आर्ग्यूमेंट्स कितने होते हैं? 2.
नियरली 2, और दोनों के लिए आपको 300 वर्ड्स जो है आपको यूज करने पड़ते हैं। हालांकि इट इज नॉट स्ट्रिक्टली डिफाइंड बाय द एजेंसी एंड द यूपीएससी कमीशन दैट आपको 300 वर्ड्स आर्गुमेंट राइटिंग के लिए यूज करने हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सिंस इट इज ऑफ 20 मार्क्स और शीट्स भी जो है इसके अंदर 3 ही दी गई हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको 300 वर्ड्स इसके अंदर लिखने चाहिए। तो 300 वर्ड्स मल्टीप्लाइड बाय 2 इट इज नियरली 600 वर्ड इज देयर। ये आपका 600 वर्ड्स का होगा। उसके बाद आता है आपका रिपोर्ट राइटिंग, वो भी आपकी 2 होती हैं। तो हर एक रिपोर्ट राइटिंग आपकी 200 वर्ड्स की होती है, इट इज मेंशनड। तो 2 रिपोर्ट राइटिंग इज इक्विवेलेंट टू 400 वर्ड्स। देन कम द प्रेसे। अब प्रेसे वाला पार्ट आपको मेंशनड है कि आपको कंप्राइज करना है 150 वर्ड्स के अंदर, 1/3, ठीक है। 450 का आपको वर्ड का प्रेसे मिलता है, 150 वर्ड के अंदर आप उसको लिखोगे तो 150 वर्ड्स हो गया। उसके बाद आता है फिर कॉम्प्रिहेंशन एंड पैसेज। अब कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के अंदर आपको 2 शीट मिलती है, तो नियरली यू कैन राइट 250 वर्ड्स इन इट, तो 250 वर्ड्स आपके यहाँ से आ गए। देन कम्स द इंग्लिश ग्रामर। अब इंग्लिश ग्रामर में बिकॉज सिंस इट इज अ सब्जेक्टिव, इट्स अ डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, और आपको डिस्क्रिप्टिव ग्रामर के अंदर क्या है वो लिखना है, तो नियरली आपको इसके अंदर 300 वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि पूरी स्टेटमेंट आपको लिखनी है, एक वर्ड लिखने से काम चलेगा नहीं। तो नियरली 300 वर्ड्स आप यहाँ पे लिखोगे। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे इट वुड बी नियरली अराउंड 1200 प्लस 600 18, 18 प्लस 4 22, 22 प्लस 4 अगेन 26, 26 प्लस 300 इक्विवेलेंट टू 2900 वर्ड्स। 290 वर्ड्स आपको लिखने हैं 3 घंटे के अंदर, एंड ऑन द अबव ऑफ इट आपको ये अपने आप क्रिएट करने हैं, ठीक है। ग्रामर वाला पार्ट भी आपको सोच के सोल्व करके 200 मतलब 2900 वर्ड आपको सोल्व करके क्रिएटिवली, आर्ट भी उसमें डालनी है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट है, इंटरनल सिक्योरिटी, एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर, इंडियन पॉलिटी की सब थीम्स है, वीमेन, चिल्ड्रन, ट्रांसजेंडर्स, ओके। और उसके साथ अगर आप जाओ एनवायरमेंट इज देयर, उसके बाद रिपोर्ट अलग लिखनी है, फॉर्मेट सबका अलग अलग है। ऑल दिस थिंग्स यू नीड टू डू इन 3 आवर्स, राइट। 2900 वर्ड, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, डिफरेंट क्वेश्चंस, ये सारी चीजें आपको 3 घंटे के अंदर करनी है, राइट। अब सपोज एक चीज आप समझिए, आपने एक टॉपिक पढ़ा, एक केस स्टडी मैं आपके सामने लाता हूं। सपोज एक एग्जांपल हम लेते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो एग्जांपल आपको समझना जरूरी है। एक एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल इज, आपने एक टॉपिक पढ़ा साइबर सिक्योरिटी, तो साइबर सिक्योरिटी यू हैव स्टडीड टुडे, और साइबर सिक्योरिटी अगर आप आज पढ़ोगे तो चांसेस आर इफ यू राइट दैट पर्टिकुलर आंसर, आप बहुत अच्छा आंसर लिखने वाले हो। अगर आप एक ही आंसर लिखने वाले हो उस दिन, सेम डे आपने साइबर सिक्योरिटी पढ़ा, सेम डे यू ट्राई टू राइट इट, सेम डे आप उसको क्या लिख रहे हो, पढ़े, फिर लिखा, एक ही दिन लिखा, एक ही क्वेश्चन लिखा, कंट्रोल्ड मैनर में लिखा, कोई एंग्जाइटी नहीं हो रही, टाइम का कोई गैप नहीं है, 2 घंटे में लिखो, 5 मिनट में लिखो, 10-15 मिनट में लिखो, वट जो भी आप लिखना चाहते हो। बट इन ए डिफरेंट केस, दूसरा केस मैं आपको देता हूं जहां पे 3 घंटे में आपको 6 ऐसे टॉपिक दिए गए हैं, उसमें से 4 आपको लिखने, ऑल 4 आर फ्रॉम अ डिफरेंट थीम, ठीक है। 4 के 4 डिफरेंट थीम में से हैं, प्लस इसमें आपको ऐसे राइटिंग भी करनी है, आर्ग्यूमेंट भी करना है, रिपोर्ट भी लिखना है, पैसेज भी करना है, प्रेसी भी करना है, और ग्रामर भी करनी है। सो विच वन वुड बी डिफिकल्ट, 3 घंटा लिखना और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लिखना, या एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको वही क्वेश्चन कंट्रोल्ड कंडीशन में विदाउट टाइम लिमिट लिखना। आपको अपना आंसर मिल गया होगा, ठीक है। ये आपको अपना आंसर मिल गया होगा कि इट इज नॉट फिजिबल, और इट इज द बिटर रियलिटी एग्जाम की, कि जिस दिन हम वहां पे जाते हैं हमारे सामने एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं, उनको टैकल करना डिफरेंट होता है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि दूसरा कॉन्स्टेंट क्या है एग्जाम में। पहला कॉन्स्टेंट इज टाइम लिमिट, सेकेंड कॉन्स्टेंट वुड बी राइटिंग मटेरियल। अब राइटिंग मटेरियल जो है आपका फिक्स है, आप एक्स्ट्रा शीट नहीं ले सकते। हर एक ऐसे के लिए 3 A4 साइज शीट है, आर्ग्यूमेंट राइटिंग के लिए 3 है, रिपोर्ट राइटिंग के लिए 2 है, प्रेसे के लिए एक पर्टिकुलर टेबल है 150 वर्ड्स की, उस कॉम्प्रिहेंशन के लिए डिफाइंड है पहले ही, उसके लिए हर एक पॉइंटर लिखे गए हैं, इस पॉइंटर में आपको सब पार्ट लिखने हैं। ग्रामर्स के लिए आपके ऑलरेडी एक बुकलेट है, उसमें ही आपको लिखना, स्पेस इज डिफाइंड। तो राइटिंग मटेरियल इज लिमिटेड, आप ज़्यादा नहीं लिख सकते, अगर आपको ज़्यादा आता भी है तो। उसके साथ कॉन्टेक्स्ट, अंडरस्टैंड द वर्ड, ये भी क्या है एक, सॉरी ये क्या है, कंटेंट। कंटेंट भी आपके लिए क्या है, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बिकॉज अगर आपके पास कंटेंट नहीं है, लिमिटेड कंटेंट, लैक ऑफ कंटेंट, दैट मे बी अ कॉन्स्टेंट फॉर यू।
ये भी आपके लिए कांस्टेंट हो सकता है। तो ये सारी चीजें जानने के बाद हाउ यू कैन मैक्सिमाइज योर स्कोर, आप अपना स्कोर मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो, हाउ यू कैन मैक्सिमाइज इट, ये आपके सामने एक क्वेश्चन आना चाहिए। अंडरस्टैंड? तो आप मैक्सिमाइज कैसे करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल you need to understand how you can maximize. You need to understand my dear कि कितने क्वेश्चंस यू अटेम्प्ट करोगे, हाउ मेनी क्वेश्चंस यू विल अटेम्प्ट, कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने वाले हो। अगर आप सोच रहे हो कि यू विल ओनली अटेम्प्ट सर्टेन क्वेश्चंस, आप 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे और एक क्वेश्चन जो है आप छोड़ दोगे, सपोज ऐसे राइटिंग का आपने छोड़ दिया, और कंपनसेटेड जो भी टाइम होगा उसका वो आप किस में इन्वेस्ट करोगे, दूसरी किसी चीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। सपोज आप बाकी के बच्चों ऐसे इसको बहुत अच्छा लिख सकते हो, रिपोर्ट राइटिंग को बेहतर कर सकते हो। तो अगर आपको अपना स्कोर अगर मैक्सिमाइज करना है, सबसे पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने हैं। आइडियल कंडीशन सेज दैट, इवन आई सेज दैट यू नीड टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। कोई भी क्वेश्चंस आप जो है छोड़ नहीं सकते। अगर आप एक केस लीजिए, सपोज आपने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, सपोज एक क्वेश्चन आपने छोड़ा एसए का, दूसरा क्वेश्चन आपने छोड़ा रिपोर्ट का, और दोनों क्वेश्चन छोड़ने के बाद बचा हुआ टाइम जो है आपने इन्वेस्ट करने की कोशिश की टू मेक अदर क्वेश्चंस और अदर आंसर्स बेटर, सो दैट यू कैन कंपनसेट, आप उसमें से कंपनसेट करोगे। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इफ यू डिसाइडेड कि आप 2 क्वेश्चन जो है छोड़ दोगे और बाकी जो बचा हुआ टाइम है आप दूसरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, लेकिन इसका कुछ ड्रॉबैक है। इसके ड्रॉबैक पता है क्या आपको? इसके ड्रॉबैक ये हो सकते हैं, देयर आर सर्टेन ड्रॉबैक्स। इसके ड्रॉबैक्स ये हो सकते हैं, इफ यू डिसाइड कि मैं 2 क्वेश्चन छोड़ दूंगा, बाकी उन 2 क्वेश्चन क्योंकि आपको नहीं आता और आप कुछ गलत सलत लिखने से अच्छा है जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उसमें ज्यादा वैल्यू एडिशन आप करें। लेकिन देयर आर सर्टेन ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक इज, पहला, व्हाट यू थिंक, जो आपको लगता है कि दैट इज एन एब्सोल्यूट आंसर, मैंने बहुत बेहतरीन आंसर लिखा है बाकी के बचे हुए आंसर्स का, ओके, दैट मे नॉट बी एन आइडियल आंसर टू द एग्जामिनर, वो एग्जामिनर के सामने इज नॉट अ गुड आंसर, ऐसा भी हो सकता है। दैट मे बी अ सिचुएशन, बिकॉज आपसे पहले अगर कोई पर्टिकुलर कॉपी आई है, सपोज आपसे पहले कोई पर्टिकुलर कॉपी आपके सामने आ गई, एग्जामिनर के सामने आ गई, तो एग्जामिनर उसमें क्या सोचेगा कि दिस इज अ बेटर क्वेश्चन। हो सकता है दिस इज ह्यूमनली पॉसिबल, अगर आपसे पहले किसी की कॉपी आ जाए और उसने आपसे रिलेटिवली बेहतर लिखा हो, व्हाट यू थिंक कि मैंने बहुत अच्छा लिखा था, एब्सोल्यूट आंसर था, लेकिन एग्जामिनर इज नॉट अग्री विद दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, तो आपने जो 2 क्वेश्चंस की बलि दी थी, एक ऐसे की एक रिपोर्ट की, इक्विवेलेंट टू 30 मार्क्स, तो वो तो खत्म हो गया। ओके, तो ये क्या है, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है व्हाइल इवैल्यूएटिंग योर कॉपी, के आपसे पहले जो कॉपी आई है और आपके बाद जो कॉपी आएगी और जो मिडिल कैंडिडेट होगा उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये आपको एटलीस्ट दिमाग में रखना है कि कम से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब दूसरी कंडीशंस पे आते हैं। अगर आपने ठान लिया है कि आप जो है ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, पहले वाले में हमने क्या सोचा था, इफ यू डिसाइडेड टू अबैंडन 2 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं करने की सोची, लेकिन आपने सेकंड केस में सोचा कि ऑल क्वेश्चन शुड बी अटेम्प्टेड। इस केस में आप टाइम मैनेजमेंट क्या करोगे, दैट इज एन इशू फॉर यू। अगर आप सोचते होगे मैं जो है हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा, तो इसके अंदर आपके सामने 3 घंटे हैं, यू हैव 3 आवर्स, और 3 आवर्स में आपको क्या करना है, 4 ऐसे लिखने हैं, और 4 ऐसे इज इक्वल टू 80 मार्क्स, और 80 मार्क्स आप 80 मार्क्स को अगर कितना टाइम देना चाहोगे, दैट इज इक्वल टू, सपोज अगर मैं इसको डिवाइड करूं, ओके सॉरी, it would be nearly to I think, अगर 80 मार्क्स के आपके ऐसे हैं आउट ऑफ 200 और 180 मिनट्स आपको मिलती है 3 आवर्स की, तो इसका थोड़ा मैथ समझ लीजिए, गणित समझ लीजिए। तो अगर मैं 4 ऐसे को लिखना चाहूँ, व्हाट शुड बी द आइडियल टाइम, कितने टाइम में मुझे वो निपटा लेने चाहिए, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। तो इट शुड बी कंप्लीटेड इन 72 मिनट्स, 72 मिनट्स में 4 ऐसे हो जाने चाहिए, तो इफेक्टिवली 18 मिनट्स फॉर पर ऐसे आपको टाइम मिलेगा।
तो जिसका भी आपको टाइम निकालना है वो निकाल सकते हैं। सपोज आपको 2 आर्ग्यूमेंट लिखने हैं और दोनों आर्ग्यूमेंट क्या है, 20-20 नंबर के हैं, तो 40 नंबर्स हो गए। 40 नंबर डिवाइडेड बाय 200 गुना में 180, दैट इज द मिनट। तो आप जब इसको डिवाइड करोगे, ओके, दैट इज इक्वलेंट टू 36 मिनट। तो यहाँ पे भी आपको 18 मिनट ही किसके मिलेंगे, आर्ग्यूमेंट राइटिंग के, 18 मिनट ही आपको किसके मिलेंगे, एसे राइटिंग के। ऐसे आप डिवाइड कर सकते हो टाइम को। ओके, सो दिस इज, अगर इफ यू डिसाइडेड टू राइट अ गुड आंसर इन 18 मिनट्स, ऐसे राइटिंग अगर आप 18 मिनट में करना चाहते हो, आर्ग्यूमेंट राइटिंग अगर आप 18 मिनट में करना चाहते हो भाई, तो आपको समझ में आना पड़ेगा कि जो हमने सोचा था, जो आइडियलिज्म कि बहुत बेटर आंसर होना चाहिए, ये होना चाहिए, कोहेरेंस होना चाहिए, उसके अंदर डायग्राम्स होने चाहिए, वेल इंट्रोडक्शन होना चाहिए, वो सारी चीजें फेल कर जाती है व्हेन यू कम एट दिस पर्टिकुलर सिनेरियो कि टाइम इज फिक्स्ड। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का हम टाइम दूसरे में नहीं डाल सकते, दूसरे क्वेश्चन का तीसरे में नहीं डाल सकते, हर एक क्वेश्चन को हमको नियरली 18 मिनट में क्या करना है, सोल्व करना है, इफ इट इज इक्वल टू 20 मार्क्स। रिपोर्ट राइटिंग के लिए टाइम अलग हो जाएगा, दैट वुड बी नियरली 9 मिनट्स। ओके, प्रेसी राइटिंग के लिए टाइम डिफरेंट हो जाएगा, दैट वुड बी नियरली व्हाट, 14 मिनट्स। ओके, तो ऐसे ऐसे क्या होगा, डिफरेंट होता जाएगा टाइम पीरियड। अब आपको ये समझना है भाई, ये मुझे समझ में आ गया कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो मेरे पास ये टाइम हो जाएगा इक्वलेंट। अब एक थ्योरी मैं आपको देता हूं, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू, कि भाई असल में आपको करना क्या चाहिए, व्हाट यू नीड टू डू व्हाइल अटेम्प्टिंग पेपर 2, क्या क्या आपको चीजें करनी चाहिए। सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस game of maximization or theory of maximization in next lecture, because my system is already heated and it is very difficult for me to continue from here। यहाँ से मुझे कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो रहा है। नेक्स्ट क्लास के अंदर विल ट्राई टू डिस्कस कि भाई मैक्सिमाइजेशन की थ्योरी क्या है, कैसे हम मैक्सिमाइजेशन कर सकते हैं, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। आज हमने जो पढ़ा है वो मैं आपको बता देता हूँ, समराइज कर देता हूँ। टुडे वी हैव अंडरस्टूड द आइडियलिज्म ऑफ आंसर राइटिंग। स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आइडियल राइटिंग कैसे होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम द रियलिज्म ऑफ आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग करते हुए चैलेंजेस क्या आ सकते हैं, टाइम कंस्ट्रेंट, वर्ड लिमिट, प्लस लैक ऑफ कंटेंट, प्लस एनवायरमेंटल इश्यूज हो सकते हैं, सेम डे बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो सकती है, सेम डे बहुत ज़्यादा साउंड भी हो सकती है कॉरिडोर के अंदर, दैट में बी एन इशू। ओके, हैंड राइटिंग में भी एन इशू, पेजेस मटीरियल में बी एन इशू, दिस आर द कॉन्स्टेंट। अब इन सभी कॉन्स्टेंट से ऊपर उठ के या फिर इसको ओवरकम करते हुए हाउ वी कैन विन विद द हेल्प ऑफ गेम ऑफ मैक्सिमाइजेशन। गेम ऑफ मैक्सिमाइजेशन का मतलब है अबव एवरेज मार्क्स कैसे लेके आए, 8 नंबर से ज़्यादा मार्क्स कैसे लेके आए, बिकॉज 8 मार्क्स आर द स्टैंडर्ड इन CAPF। 8 से ऊपर जो भी आप लेके आ रहे हो उसको अबव एवरेज बोलते हैं। तो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्लास आई विल टीच हाउ यू कैन गेट मोर देन 8 मार्क्स, कैसे लेके आ सकते हो, बिकॉज अल्टीमेटली दैट मैटर्स। यही चीज़ें जो है मैटर करती हैं। सपोज आप कुछ एक चीज़ें उसके अंदर क्रिएटिवली करके हल्का फुल्का आप करके, सपोज किसी केस के अंदर 8.5 लेके आ रहे हो, किसी केस के अंदर 9.5, किसी केस के अंदर 10 लेके आ रहे हो, तो ओवरऑल फाइनली अगर आप 10 मार्क्स ज़्यादा लेके आ रहे हो तो इट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है 10 मार्क्स, राइट। एज सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इज ऑलरेडी सेड कि अगर आपके पास लैक ऑफ कंटेंट है तो आप उस कंटेंट को एक्सपेंड कर सकते हो, फिजिकली भी कर सकते हो एक्सपेंड, थोड़े फॉन्ट बड़े करके, बट आप लैंग्वेज से भी उसको एक्सपेंड कर सकते हो। सेकंड थिंग इज इफ यू डू नॉट नो नथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन राइट एज क्लोज एज टू द सब्जेक्ट, बिकॉज इट इज वेल मैंशनड। यूपीएससी ने भी उसको मेंशन किया है। हालांकि सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगा, बिकॉज द वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा लैग आ रहा है। तो देर इज ऑल्सो वन पर्टिकुलर suggestion by any particular topper has said that अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि राइट एन essay on this particular tree, variety of tree, अगर आपको इस ट्री के बारे में कुछ नहीं पता तो what you will do is you will tie a cow with that particular tree, okay, और फिर क्या करोगे, you will tie that particular cow with that particular tree and you will write that essay on the cow। फिर आप cow पे essay लिखोगे। It does not resemble to a cow first of all, right, but what you will do is आप काउ पे ऐसे लिख दोगे टू गेट सम मार्क्स, इवन 1 मार्क्स, इवन 2 मार्क्स। किसी ऐसे में 0 आने से बेहतर आपको 2 नंबर तो मिले, राइट। तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द गेम ऑफ मैक्सिमाइजेशन इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो फ्रॉम हेयर विल स्टॉप हेयर एंड विल कनेक्ट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।